हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक से चैप्टर 1 पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, एक्टिविटी एज वेल एज इन टेक्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले यहाँ पे मार्टिन हेनरी फिशर, जो एक फिजिशियन एज वेल एज ऑथर थे, उनके द्वारा एक कोट लिखा गया है, उसे हम समझ लेते हैं। फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। मीन्स सारे जो फैक्ट्स होते हैं वो साइंस नहीं है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जो सर आइजैक न्यूटन थे, उनकी डेथ 84 इयर्स में हुई थी। अब ये एक फैक्ट है, ये कोई डिस्कवरी या इन्वेंशन नहीं है। वैसे ही डिक्शनरी कोई लिटरेचर नहीं है। हालांकि जब लिटरेचर हम पढ़ते हैं और उसमें से हमें कोई चीज समझ में नहीं आती, कोई वर्ड समझ में नहीं आता, तो उसके लिए हम डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं, पर डिक्शनरी खुद एक लिटरेचर नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं चैप्टर। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। तो अगर हम मिल्क खुला रख देंगे रूम टेम्परेचर में ड्यूरिंग समर सीजन तो क्या होगा? तो हमें पता है कि दूध फट जाता है, वो खट्टा हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर आयरन तवा, पेन, नेल, खीली जो है वो अगर ह्यूमिड एटमोस्फेयर में खुली पड़ी है तो क्या होगा? तो उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का कोटिंग लग जाएगा, मीन्स उसमें काट लग जाएगा, जिसे हम रस्ट कहते हैं। उसके बाद थर्ड वाला एग्जाम्पल है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। तो ग्रेप्स जब फर्मेंट होती है तो उसमें से इथेनॉल बनता है एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। उसके बाद है फूड इज कुक्ड। तो जब फूड कुक्ड होता है तब उसमें बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। तो जब फूड डाइजेस्ट होता है हमारे बॉडी के अंदर तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम और अदर जो इंटेस्टाइनल ज्यूसेस होते हैं उसकी मदद से वो सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड लास्ट वन इज वी रेस्पायर। तो जब हम रेस्पायर करते हैं तब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और CO2 और वाटर रिलीज होता है। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं ये केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि जो पहले जो सब रिएक्टेंट थे वो अब चेंज होके कुछ और प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। So in all the above situation, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. तो पहले उसका नेचर, उसकी आइडेंटिटी कुछ और थी और रिएक्शन हो जाने के बाद उनकी आइडेंटिटी भी बदल जाती है। We have already learnt about physical and chemical changes of matter in our previous classes. तो हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर ये जो टॉपिक है वो डिटेल में पढ़ा था कि फिजिकल चेंजेस क्या है, केमिकल चेंजेस क्या है। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. तो यहाँ पे जितनी भी ऊपर ये जो एग्जाम्पल्स हमें दिए गए ये सारे केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे मैंने एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल भी लिया है। देखिए ये वाटर का एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल है। वाटर लिक्विड में यहाँ पे है, लिक्विड में एग्जिस्ट करता है एज वेल एज गैस में भी, एज वेल एज सॉलिड में भी। तो जब फिजिकल चेंज होता है तो क्या होता है? जब फिजिकल चेंज होता है तो उसकी जो केमिस्ट्री है वो चेंज नहीं होती। अब यहाँ पे पानी लिक्विड फॉर्म में है, तब भी उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो तो H2O ही रहेगा। जब इवेपोरेशन होगा तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। तब भी उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो H2O ही रहेगा। गैस जब उसका डिपोजिशन करेंगे तो वो सॉलिड में, आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, तब भी उसका फॉर्मूला H2O ही रहेगा। और सॉलिड जब मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट होता है तब भी उसका फॉर्मूला H2O ही रहता है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये फिजिकल चेंज का है। फिजिकल चेंज जो होते हैं वो ज्यादातर रिवर्सिबल होते हैं और जो केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find the answer to this question. तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स हम चैप्टर में फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। पहली एक्टिविटी है यहाँ पे, क्या करना है, यहाँ पे एक मैग्नीशियम की रिबन लेनी है 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग और उसको सैंड पेपर से रब करना है। तो ज्यादातर हम यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो उसके पहले चीजों को रब किया जाता है। वो रब इसलिए करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम रिबन अगर एटमॉस्फेयर में खुली पड़ी है तो वो बहुत सारे एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस होते हैं, सिंपली अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगी तो एक लेयर बन जाता है और फिर जब आप उसको बर्न करोगे तो वो अच्छे से रिएक्शन नहीं देगी। इस वजह से ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के पहले जो मैग्नीशियम रिबन लिया है आपने उसे सैंड पेपर से रब कर लीजिए ताकि ऊपर जो भी ऑक्साइड का लेयर लगा है
वो रिमूव हो जाए और जो बर्निंग की जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए। अब क्या करना है इसे, ये जो मैग्नीशियम रिबन है इसे टोंग मतलब ये जो चीपिया है उससे पकड़ना है और स्पिरिट लैंप या बर्नर की हेल्प से इसे गर्म जलाना है। और यहाँ पे हमने एक वॉच ग्लास लिया है, ठीक है, क्योंकि जब हम ये मैग्नीशियम रिबन बर्न करेंगे तो ये पाउडर फॉर्म में तब्दील हो जाएगा और ये नीचे गिरेगा, तो हम इसको एक वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेंगे। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा हमें वो देख लेते हैं। So you must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame. तो dazzling का मतलब होता है एकदम चमकती हुई आपको white flame नजर आएगी और मैग्नीशियम की रिबन अब व्हाइट पाउडर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। ये जो व्हाइट पाउडर बना इसका केमिकल फॉर्मूला होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड मींस MgO and it is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. So Mg plus O2 will give you MgO. अभी इसका रिएक्शन आगे आएगा तो अब हम फिर से इसको रिकॉल करेंगे। एक्टिविटी 1.2 टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। तो एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें लीड नाइट्रेट, उसका फॉर्मूला है PbNO3 ट्वाइस, वो लेना है हमें। और उसमें क्या ऐड करना है, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, और उसके अंदर हमें सॉल्यूशन डालना है पोटेशियम आयोडाइड का। यहाँ पे मैंने ये रिएक्शन बताया हुआ है। सो 2Ki प्लस PbNO3 ट्वाइस, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखने को मिलेगा। सो 2KNO3 बनेगा प्लस PbI2 फॉर्म होगा। PbI2 का नाम क्या होगा, लीड आयोडाइड, और ये है पोटेशियम नाइट्रेट। लीड आयोडाइड का जो कलर है वो येलो होगा और ये इनसॉल्युबल होगा पानी के अंदर। सो बेसिकली ये एक्टिविटी 1.2 का कंक्लूजन है। उसके बाद है एक्टिविटी 1.3 टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। तो इस तरीके का जो फ्लास्क होता है उसे कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं, उसमें भी आप ले सकते हो, या तो फिर आप टेस्ट ट्यूब में भी अगर ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना चाहो तो कर सकते हो। और इसमें क्या करना है, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी ये रिएक्शन कर सकते हो एज वेल एज सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी। मैंने यहाँ पे दोनों के साथ ये रिएक्शन करके दिखाई है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी एज वेल एज सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी। और अब देखेंगे हम कि क्या होगा रिएक्शन, मींस जब ये दोनों को हम ऐड करेंगे जिंक ग्रेन्यूल्स प्लस एसिड को तो क्या फॉर्म होगा। फ्रॉम the above three activity we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place or not. तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे कि उसका स्टेट चेंज होगा, अगर वो सॉलिड है तो वो लिक्विड में या एक्वियस में या गैस में कन्वर्ट होगा। उसका कलर चेंज होगा, अगर वो ब्लू है तो वो ग्रीनिश में कन्वर्ट हो जाएगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, CO2 निकलेगा, H2 निकलेगा, इस तरीके से गैसेस इवॉल्व होंगे। और टेम्परेचर भी चेंज होता है, कभी आप टेस्ट ट्यूब को ऐसे टच करोगे तो कोई रिएक्शन के अंदर आपको गर्म फील होगा, कोई रिएक्शन के अंदर आपको ठंडा फील होगा। इट डिपेंड्स कि वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। So as we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. मतलब अगर आप देखोगे आसपास तो बहुत सारी chemical reactions होती हैं। We will study about the various types of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. So detail में हम इसी टॉपिक पे ज्यादा फोकस करेंगे कि भी केमिकल रिएक्शन क्या है, उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबॉलिकली उसे कैसे बताया जाता है, केमिकल फॉर्मूलाज कैसे लिखते हैं, उसे बैलेंस कैसे करते हैं, वो सब कुछ हम देखेंगे। अभी हम ये 1.3 जो एक्टिविटी है उसका ये फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखे गए हैं पूरे, ये देख लेते हैं कि जिंक अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। और अगर हम जिंक ग्रेन्यूल्स का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन जो गैस है वो इवॉल्व होगा। और यहाँ पे अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, आपको एक्टिविटी बहुत बार आती है एग्जाम के अंदर, और ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपको डायग्राम जो है, ये फिगर जो है वो लेबल करके बनाना जरूरी है। उसके बाद एक नया टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। सो एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, तो जो अभी हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया वो यहाँ पे इन्होंने वर्ड इक्वेशन में लिख के बताई है कि ये मैग्नीशियम की रिबन है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। अब देखिए जो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं वो रिएक्टेंट होता है और जो राइट हैंड साइड पे लिखते हैं वो प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पे दो रिएक्टेंट है तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में आपको प्लस का साइन लगाना है। अगर यहाँ पे अभी तो प्रोडक्ट एक ही है मैग्नीशियम ऑक्साइड, पर मान लो कि अगर यहाँ पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तब भी आप यहाँ पे प्लस का साइन लगा के और प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन में
बना सकते हैं। और पीछे भी आपको जब एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि इस तरीके से रिप्रेजेंट वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। नाउ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? तो अभी ये ऊपर तो हमने वर्ड इक्वेशन देखा, अब इससे भी एक शॉर्टर फॉर्म होता है कि आप डायरेक्ट उसके जो सिंबल हैं, जो केमिकल फॉर्मूलाज हैं, उसके फॉर्म में लिख दो, वो बहुत ही इजी रहेगा, बहुत शॉर्ट रहेगा और आप जल्दी जल्दी से आपकी रिएक्शन लिख भी पाओगे। तो यहाँ पे हमने मैग्नीशियम, हमें पता है कि मैग्नीशियम जो एलिमेंट है उसका सिंबल Mg है और हमारा जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसको हम O2 से डिनोट करते हैं, जब दोनों फॉर्म होंगे तो वो MgO बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो ये सिर्फ एक सिंपल स्केलेटल रिएक्शन मैंने लिख दिया, ठीक है, ये कोई बैलेंस रिएक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक मैंने स्केलेटल बता दिया कि भाई मैग्नीशियम रिबन को मैंने Mg से बता दिया, ऑक्सीजन को O2 और दोनों को मिलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब यहाँ पे Mg1 है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड Mg1 है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। तो अनबैलेंस रिएक्शन का भी आगे हमें बताया गया है, नेक्स्ट टॉपिक वही है कि उसे बैलेंस कैसे करना, और बैलेंसिंग का भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है हर बारी, तो वो भी हमें अच्छे से सीख लेना है। तो ये जो सिंपल इस तरीके से एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखा है, ये इसे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कह सकते हैं। Now balanced chemical equation, recall the law of conservation of mass that you studied in class 9. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. मतलब लेफ्ट हैंड साइड जितना है इतना ही राइट हैंड साइड भी हमें मिलना चाहिए। मास ना ही हम डिस्ट्रॉय क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इट मीन्स उसका जो क्वांटिटी इट विल रिमेन सेम, that is the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant. तो रिएक्टेंट में जितना मास है इतना ही प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। In other words, the number of atoms of each element remain the same before and after a chemical reaction. तो पहले और बाद में केमिकल रिएक्शन होने से पहले और हो जाने के बाद जो नंबर्स हैं एलिमेंट के वो सेम रहने चाहिए। Hence we need to balance a skeletal chemical equation. तो skeletal से काम नहीं चलेगा, जो skeletal chemical equation है उसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। And balancing is so easy, बहुत ही easy है, बहुत सिंपल वे में हो जाएगा। Is the chemical equation 1.2 balance? Let us learn about balancing a chemical equation step by step. तो अभी जो हमने ऊपर देखा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन, क्या वो बैलेंस था? तो नहीं, वो बैलेंस नहीं था, वहां पे जो ऑक्सीजन थे वो अनबैलेंस थे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसे कैसे बैलेंस करेंगे केमिकल रिएक्शन को। The word equation for activity 1.3 may be represented as, मैंने आपको ऑलरेडी केमिकल इक्वेशन बता दिया था ऊपर, अब यहाँ पे एक्टिविटी 1.3 का यहाँ पे इन्होंने वर्ड इक्वेशन लिखा है कि जिंक अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाता है। अब इसको अगर ये वर्ड इक्वेशन को मैं केमिकल इक्वेशन में मुझे लिखना है तो हम किस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जिंक का जो एलिमेंटल सिंबल है वो क्या है? Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। अब जिंक ये सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट बना देगा और हाइड्रोजन H2 ये जो है गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। Let us examine the number of atoms of different elements on both the sides of the arrow. अब यहाँ पे मैंने पहले भी आपको कहा कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो रिएक्टेंट है, एरो के राइट हैंड साइड जो है वो प्रोडक्ट है। दोनों के नंबर, दोनों के जो एलिमेंट्स है, चाहे जितने भी एलिमेंट्स क्यों ना हो, वो सब सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो हम देखेंगे कि कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है एज वेल एज ऑक्सीजन है। तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिख दिए। अब आप प्रोडक्ट में भी देखिए वही होंगे, तो यहाँ पे भी जिंक है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, वो भी हमने लिख दिया। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स काउंट करो। जिंक कितना है यहाँ पे? 1। हाइड्रोजन कितना है? 2। सल्फर कितना है? 1 और ऑक्सीजन है 4, ठीक है। 4 एटम्स है ऑक्सीजन के, तो मैंने यहाँ पे टेबल में लिख दिए हैं। अब आप प्रोडक्ट में काउंट कर लीजिए। यहाँ पे जिंक है 1 तो मैंने 1 लिख दिया, हाइड्रोजन है 2 तो मैंने 2 लिख दिया, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 4 तो मैंने 4 लिख दिया और हाइड्रोजन के एटम्स है 2 तो हमने 2 लिख दिए। अब आप देखोगे तो आप कहोगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के जो एटम्स है वो सेम है, तो ये जो रिएक्शन है वो ऑलरेडी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। So as the number of atoms of each element is the same on both sides of the arrow, मतलब एरो के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड जो नंबर्स हैं, है ना, एलिमेंट्स के जो एटम्स के जो नंबर है वो सेम है, मतलब ये जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस है। नाउ लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी गई है। आयरन है
Fe plus H2O will give you Fe3O4 plus H2। तो यहाँ पे भी मैंने सेम जैसे कि ऊपर टेबल में बताया उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो आयरन कितना है यहाँ पे, तो आप काउंट कर लीजिए। आयरन मुझे एक ही दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे एक लिख दिया। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में कितने आयरन के एटम्स हैं, तो 3 है, तो मैंने 3 लिख दिए। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, तो 2, तो मैंने 2 लिख दिया। यहाँ पे प्रोडक्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे भी मैंने 2 लिख दिया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। अब जब आप ये डेटा देखोगे, इसे एनालाइज करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन ही बैलेंस है, बाकी आयरन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे, अब बैलेंस करेंगे। एक क्वेश्चन जो है वो बैलेंस इक्वेशन का एग्जाम में आएगा ही। यहाँ पे इन्होंने स्टेप 1 क्या बताया है कि सबसे पहले तो इक्वेशन है उसका इस तरीके से बॉक्स बनाइए और आप उसको लिख लीजिए कि भाई कितने लेफ्ट हैंड साइड है और कितने राइट हैंड साइड है। उसके बाद क्या करना है, देखो मैं एक सिंपल वे में आपको यहाँ पे लास्ट में जो बैलेंस इक्वेशन है उससे बताने का ट्राई करूंगी। अब एक सिंपल मेथड है, उस मेथड से हम ये जो इक्वेशन है उसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड आयरन के जो एटम्स है वो 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 3 है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगी तो आयरन जो है वो दोनों साइड बैलेंस हो गया, ठीक है। आप कोएफिशिएंट ऐड कर सकते हो, मींस आगे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, पर जैसे कि मैं एग्जांपल देके बताऊं आपको, जैसे कि ये Fe है, ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 लिख सकते हो, यहाँ आप 3 नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पे आपने 3 लिख दिया तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे आप कोएफिशिएंट कितना भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि H2 है, तो H2 पे मुझे आगे 3 लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ, पर यहाँ पे मैं 3 नहीं लिख सकती वरना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आप देखिए आयरन तो बैलेंस हो गए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी 3 हो गए, यहाँ पे भी 3 थे, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ 3 हो गए, तो ये 3 कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट देखते हैं हम Fe3O4 और ये 3, ठीक है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूंगी, इधर में 4 लिखूंगी, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 हो गए, यहाँ पे भी 4 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे लिख देते हैं इनटू 4 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो ऑक्सीजन और आयरन तो आपके बैलेंस हो गए, पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमारे हाइड्रोजन बढ़ गए। देखिए पहले हाइड्रोजन बैलेंस थे, अब वो बैलेंस नहीं रहे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हो गए 4 2 8 और यहाँ पर है सिर्फ 2, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 8 करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे हम 4 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 8। तो यहाँ पे 2 थे और यहाँ पे 8 हो गए थे, तो अब दोनों जगह पे बैलेंस हो गए। यहाँ पे हो गया 2 4 8 और यहाँ पे 2 इंटू 4 8। तो अब लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं, उनके जो एटम्स थे, उनके जो नंबर्स हैं वो बैलेंस हो चुके हैं। आप एक और बार काउंट कर लीजिए, आयरन 3 है यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है 4 2 8, यहाँ पे है 4 2 8, यहाँ पे ऑक्सीजन है 4 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। मतलब अब आपका ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुका है। बुक के अंदर टेक्स्ट बुक में जो मेथड दी गई है वो थोड़ी सी लंबी है, इतना ज्यादा भी लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ऐसा डेटा बना के भी कैलकुलेट कर देंगे तो आपका जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाएगा। अब जब रिएक्शन बैलेंस हो जाए तो वही कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक करना है एटम्स, वो हमने चेक कर लिए, दोनों में इक्वली थे, तो रिएक्शन हमारा बैलेंस है। नेक्स्ट स्टेप है राइटिंग सिंबल्स ऑफ द फिजिकल स्टेट। केयरफुली एग्जामाइन द अबव बैलेंस इक्वेशन। Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and product? No information has been given in this equation about their physical state. तो ऊपर बस सिंपल लिखा गया है, यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा है कि आयरन जो है वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, कौन से फॉर्म में, क्योंकि जब तक आप यहाँ पे बताओगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। सो फिजिकल स्टेट मेंशन करना बहुत नेसेसरी होता है। To make a chemical equation more informative, the physical state of the reactants and products are mentioned along with their chemical formula. The gaseous, liquid, aqueous and solid state of reactants and products are represented by the notation. अगर गैस है तो हम इस तरीके से स्मॉल g लिख देंगे, लिक्विड है तो L लिखेंगे, एक्वियस है तो AQ लिखेंगे और सॉलिड है तो शॉर्ट फॉर्म में S लिख देंगे। The word aqueous is written if the reactant or product is present in a solution in water.
एक्वा मीन्स पानी होता है, ठीक है। तो अगर पानी के अंदर कोई सोल्यूशन बना गया है तो उसे हम लिखेंगे एक्वियस और शॉर्ट में उसे AQ लिख देंगे। तो ऊपर जो हमने इक्वेशन बैलेंस की उसका यहाँ पे फिजिकल स्टेट भी हमने प्रेजेंट कर दिया है। देखिए आयरन जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, पानी जो है वो गैस फॉर्म में है, और जो Fe3O4 बन रहा है वो सॉलिड फॉर्म में है, और H2 गैसियस फॉर्म में है। Note that the symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam. हमें समझ में आ गया कि अगर यहाँ पे गैस लिखा है मीन्स ये पानी जो है वो कौन से फॉर्म में, वाटर कौन से फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है, तो स्टीम के फॉर्म में। अगर वो लिक्विड फॉर्म में होता तो वहां पे हम L लिखते, ठीक है। अभी G है, इट मीन्स वाटर यहाँ पे स्टीम के फॉर्म में यूज हुआ है रिएक्शन के अंदर। Usually physical states are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them. तो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेंगे कि भाई फिजिकल स्टेट भी मेंशन करना है, तभी आप मेंशन करना, बेसिकली केमिकल इक्वेशन में जरूरत नहीं है। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above or below the arrow in the equation. तो कौन से प्रेशर पे, कौन से टेम्परेचर पे, कौन से कैटलिस्ट की हेल्प से रिएक्शन कंप्लीट हुई है वो एरो के ऊपर या नीचे लिखा जाता है, क्योंकि वो भी बहुत मैंडेटरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो कंडीशन आप नहीं दोगे रिएक्शन को तो वो पॉसिबल नहीं होगी, तो वो भी मेंशन करना जरूरी होता है, जिसे हम एरो के ऊपर लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 340 एटमोस्फेयर लिखा गया है एरो के ऊपर, मतलब इतना प्रेशर दिया तब जाके कार्बन मोनोक्साइड और H2 मिलके उसने क्या बनाया, मिथेनॉल बनाया, ठीक है। दूसरा जो रिएक्शन है वो है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O will give you glucose plus oxygen plus water in the presence of sunlight and chlorophyll. पता है हमें कि क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट नाम की ऑर्गेनाल में प्रेजेंट होता है। तो अगर ये कंडीशन नहीं प्रोवाइड करेंगे हम, या ये कंडीशन नहीं मिलेगी, तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं होगी। Using these steps, can you balance equation 1.2 given in the text earlier? तो अब ये इसकी हेल्प से हम बहुत सारी रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। नाउ इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं साथ साथ में ही। Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था ड्यूरिंग दी एक्टिविटी जब हम पढ़ रहे थे कि कोई भी मेटल होती है जब आप उसका रिएक्शन करवाते हो तो उसको अच्छे से साफ कर लेना है, उसको क्लीन कर लेना है, ठीक है, ताकि ऊपर जो ऑक्साइड्स के लेयर फॉर्म हुए हैं वो रुकावट ना बने, है ना, और आपकी जो रिएक्शन है वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से पॉसिबल हो। सो मैग्नीशियम गेट्स कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन केप्ट इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर लंबे टाइम से रखा हुआ है मैग्नीशियम तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है ऑक्साइड का, एंड दिस लेयर हिंडर्स द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, और वो रुकावट बनता है जब आप मैग्नीशियम को बर्न करते हो तब। तो इस वजह से आपको क्या करना है, उसको क्लीन कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। बैलेंस इक्वेशन आपको लिखनी है, इम्बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखनी है, ठीक है, अनबैलेंस रिएक्शन नहीं लिखनी है। सो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन विल फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन के लिए H2, क्लोरीन के लिए Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला हमें पता है HCl। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड दोनों जो एटम्स है वो बैलेंस है, ठीक है। H यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट विल फॉर्म बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट का है Al2SO4 थ्राइस, बेरियम सल्फेट का है BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड का है AlCl3। यहाँ पे मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही लिखा हुआ है, आप शांति से बैठ के इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना और फिर काउंट करना, डेटा बना लेना कि लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं और राइट हैंड साइड कितने हैं, ये दोनों इक्वल ही होंगे। और लास्ट वाला यहाँ पे इक्वेशन है, सोडियम प्लस वाटर विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सो 2Na प्लस 2H2O विल फॉर्म 2NaOH प्लस H2। ये ऊपर का साइन इस वजह से बताया, मतलब ये गैस के फॉर्म में, तो ये ऊपर निकल जाएगा टेस्ट ट्यूब में से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स। अब यहाँ पे देखो आपको पूछा गया है कि भाई स्टेट सिंबल्स भी आपको बताने, तो फिर आपको वो एक्वियस में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, वो आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला वाला वर्ड इक्वेशन दिया गया है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। अब बोल दिया आपको कि सॉल्यूशन है बेरियम क्लोराइड का, तो यहाँ पे हम एक्वियस लिख देंगे। एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, यहाँ पे भी ये एक्वियस ही होगा क्योंकि पानी के अंदर इसका सॉल्यूशन है।
और ये मिलके क्या बनाएगा, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। अब बोल दिया है कि इनसॉल्युबल है, मतलब ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होंगे, तो वो सॉलिड फॉर्म में होंगे। और क्या बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सॉल्यूशन है तो फिर से हमें पता चल जाएगा कि भाई सॉल्यूशन किस में बनता है, एक्वा, पानी के अंदर, तो यहाँ पे हम एक्वियस लिख देंगे। तो उस तरीके से हमने ये पूरी जो इक्वेशन है वो स्टेट के साथ हमने उसके जो सिंबल्स है, स्टेट सिंबल्स है, उसके साथ हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी है। अगला जो हमारा वर्ड इक्वेशन है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। तो NaOH इन वाटर मींस एक्वियस के अंदर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन के साथ, वो भी वाटर के अंदर है। तो फिर से यहाँ पे AQ आ जाएगा और क्या बना रहा है, NaCl का सॉल्यूशन, फिर से यहाँ पे एक्वियस आएगा एंड वाटर। अब यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, L लिखेंगे, ठीक है। तो NaOH प्लस HCl विल फॉर्म NaCl प्लस H2O। अब आगे नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। We have learned in class 9 that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element. Nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने रिएक्टेंट में Mg और ऑक्सीजन लिया है तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगी वो Mg और ऑक्सीजन वाली ही होगी। उसमें सडनली कहीं से आयरन नहीं आ जाएगा या कहीं से जिंक नहीं आ जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। जो मैंने एटम्स लिए हैं वही मिलेंगे, उसके बॉन्ड्स टूटेंगे और नए बॉन्ड फॉर्म होंगे। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस। तो उसमें क्या होता है, जो पुराने बॉन्ड्स है वो टूटते हैं, नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं और नए सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 एंड 4। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो बॉन्ड्स हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, उनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम आगे के चैप्टर में जरूर से पढ़ेंगे। पहला यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो नाम से ही हमें पता चल जाएगा कि अगर डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट कंबाइन होके कुछ बना रहे हैं तो उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन आगे पढ़ने से पहले एक्टिविटी क्या कहती है हम वो देख लेते हैं। सो टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। तो क्विक लाइम कहो या तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड कहो, दोनों का जो मतलब है वो सेम ही है, ठीक है। क्विक लाइम इसका कॉमन नेम है, कैल्शियम ऑक्साइड उसका केमिकल नेम है। तो क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, और धीरे धीरे आपको इसमें पानी डालना है, एकदम से पानी नहीं डालना है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अगर आप एकदम से पानी डालोगे बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होगी। टच द बीकर एज शोन इन द फिगर। तो जैसे ही आप टच करोगे बीकर को तो आपको गर्म फील होगा क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हमें हीट देनी पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, देखो आपको प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे हीट मिलेगी, तो यहाँ पे जब भी हीट लिखा हुआ हो तो समझ जाइए कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है, कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जिसे हम स्लैक लाइन भी कहते हैं, और हीट प्रोड्यूस होती है लार्ज अमाउंट में, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो in this reaction calcium oxide and water combine to form a single product, that is calcium hydroxide. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactant, है ना, जब दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट का इस्तेमाल करके अगर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होती है तो ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, ठीक है। क्विक लाइन प्लस वाटर विल गिव यू स्लैक लाइन, जिसका केमिकल नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये केमिकल जो रिएक्शन है इसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। A solution of slackline produced by the reaction 1.13 is used for white washing balls। मतलब ये जो चूने का पत्थर होता है, जब हम घर में दीवारों पे चूना करते हैं तो ये यही रिएक्शन होती है। चूने का आप थोड़ा सा पोर्शन, एकदम थोड़ा सा पोर्शन आप बीकर में लेके धीरे धीरे पानी डालोगे तो ये सेम रिएक्शन होगी। आप घर पे भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हो। मेहरबानी करके ज्यादा अमाउंट में चूना नहीं लेना है, हमें एकदम थोड़ा सा लेना है, ठीक है, और धीरे धीरे वाटर ऐड करना है। Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls। तो जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब ये जो क्या कहेंगे स्लैक लाइन, ठीक है, ये वॉल पे जब चूना हो गया, और हमें पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड होता ही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और पानी के जो मॉलिक्यूल है वो रिलीज करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर
to 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls. It is interesting to note that the chemical formula of marble is also CaCO3. तो अगर इनडायरेक्टली आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मार्बल का केमिकल फॉर्मूला लिखो, तो भी आपको CaCO3 ही लिखना है. नाउ लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो ये तो ऊपर तो हमने एक रिएक्शन देखा, अब हम दूसरे भी रिएक्शन देख लेते हैं कि बर्निंग ऑफ कोल. तो यहाँ पे अगर हम कोल को बर्न करते हैं तो बर्न करेंगे, जब भी हम कोई चीज को बर्न करेंगे वो ऑक्सीजन के बिना तो बर्न होगी नहीं. आपने बचपन में वो कैंडल वाला प्रैक्टिकल तो किया ही होगा कि कैंडल बर्न करके जब हम उसके ऊपर ग्लास उल्टा रखते थे तो बस कुछ देर ही वो कैंडल जल पाती थी, उसके बाद वो बुझ जाती थी, क्योंकि जब तक अगर ग्लास के अंदर ऑक्सीजन भरा है तब तक ही वो जल पाएगी. तो बिना ऑक्सीजन के तो ये कोई भी बर्निंग की रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है. तो जब कार्बन दैट इज कोल ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. अब हमने ऊपर कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा भाई कि जब दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं. तो यहाँ पे ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है. एज वेल एज जब पानी फॉर्म होता है, वाटर बनता है, H2 और O2 मिला के जब पानी बनाते हैं, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है. In simple language, we can say that when two or more substances combine to form a single product. फिर से वही जो ऊपर वाली डेफिनेशन थी वही यहाँ पे नीचे रिपीट हो रही है कि दो से ज्यादा substances combine होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उस तरीके की रिएक्शंस को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. In activity 1.4, we also observe that a large amount of heat is evolved. तो जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसमें पानी ऐड किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और बहुत सारी हीट भी इवॉल्व हुई. This makes the reaction mixture warm, और उसकी वजह से जो बीकर था वो गर्म हो गया. Reaction in which heat is released. मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जब कोई रिएक्शन के अंदर हीट इवॉल्व होगी तो वो रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. Other examples of exothermic reactions are burning of natural gas. तो जब नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट होता है मीथेन. मीथेन का फॉर्मूला है CH4. आगे बहुत डिटेल में हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर मीथेन के बारे में पढ़ने वाले हैं. अभी भी आपको याद रखना है कि नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट मीथेन है, उसका फॉर्मूला है CH4. जब आप उसे बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, 2H2O फॉर्म होगा, एज वेल एज हीट भी प्रोड्यूस होगी. इस वजह से इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? हाँ बिल्कुल. तो जो रेस्पिरेशन है वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और डिटेल में यहाँ पे बताया गया है, और ये जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन है वो भी बताई गई है. तो देखिए पहले हमने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखी, अब हम ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन देख रहे हैं. दो में से एक जो केमिकल इक्वेशन है वो आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना है. We all know that we need energy to stay alive, and we get this energy from the food we eat. During digestion, food is broken down into simpler substances. For example, rice, potatoes and bread contain carbohydrates. तो जो भी हम खाना खाते हैं अल्टीमेटली उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज. और जब कार्बोहाइड्रेट्स टूटते हैं तो सिंपलर शुगर के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और हमें पता है ग्लूकोज फ्रुक्टोज जो है ये सिंपल शर्करा है, सिंपल शुगर है. This glucose combined with oxygen in the cells of our body and provide energy. तो ये जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और इसका भी ब्रेक डाउन होता है. कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो हम एक्सेल करते हैं तो बाहर रिलीज करते हैं, पानी के मॉलिक्यूल बनते हैं, एज वेल एज हमें एनर्जी मिलती है in the form of ATP. This glucose combined with oxygen in the cells of our body and provides energy. The special name of this reaction is respiration, and the process of which you will study in chapter number 6. तो जब हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ेंगे तब ये रिएक्शन को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं, उसमें से पायरुविक एसिड बनते हैं, और पायरुविक एसिड में से किस तरीके से ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट दैट इज आवर एनर्जी करेंसी वो कैसे फॉर्म होती है, वो हम अभी 10th के अंदर ही जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस, उसके अंदर हम डिटेल में ये रिएक्शन का एनालाइज करेंगे. ठीक है. उसके बाद दूसरा रिएक्शन बताया गया है, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, the decomposition of vegetable matter into compost. तो जब कंपोस्ट बनता है वो जो रिएक्शन होती है डीकम्पोज होती है वेजिटेबल और दूसरी भी जो चीजें होती है, अगर वो डीकम्पोज हो रही है, ठीक है, तो वो भी हीट इवॉल्व करेगी, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट. नाउ नया टॉपिक है ये 1.2.2 डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो ऊपर हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब हम देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो डीकम्पोज मतलब तोड़ना, वहां पे क्या था कंबाइन करना, जोड़ना, यहाँ पे है तोड़ना. ठीक है, डीकम्पोज करना, तोड़ना. एक्टिविटी 1.5 क्या कहती है देख लेते हैं उसे.
टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक एकदम ड्राई बॉइलिंग ट्यूब लेनी है, बिल्कुल भी उसमें मॉइस्चर ना हो, ऐसी एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। उसमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट डालना है। मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो कलर होगा, FeSO4 क्रिस्टल का जो कलर होगा वो ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। पहले से आप नोट कर लीजिए कि उसका कलर क्या है। तो कलर क्या है उसका? ग्रीन कलर है, ठीक है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शोन इन द फिगर। अब यहाँ पे फिगर में दिख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे टेस्ट ट्यूब को गर्म किया जा रहा है विद हेल्प ऑफ टोंग। ये बर्नर है और उसकी मदद से यहाँ पे गर्म कर रहे हैं। अब गर्म करने के बाद आपको क्रिस्टल का कलर ऑब्जर्व करना है। तो पहले इसका कलर था ग्रीन, और जब आप गर्म करोगे, इसको हीट करोगे, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि पहले ये था फेरस सल्फेट और अब ये बन गया फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट था ये डीकम्पोज हो गया, टूट गया, और डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट बन गई। उसमें से FeSO4 में से Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बन गया, एज वेल एज सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी फॉर्म हुआ। तो जब फेरस सल्फेट था तब उसका कलर ग्रीन था, जब आपने उसको हीट किया तो ये टूट गया और उसमें से फेरिक ऑक्साइड बन गया और अब उसका कलर चेंज हो गया। तो हमें समझ में आ गया कि भाई ये केमिकल रिएक्शन हुई, क्योंकि आगे हमने पढ़ा था ना कि अगर कलर चेंज होगा तब भी पता चलेगा कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है। Have you noticed that the green color of the ferrous sulfate crystal has changed? हाँ, green से वो brown हो गया। You can also smell the characteristic odor of burning sulfur। तो जब सल्फर प्रोड्यूस होगा ना तो उसकी भी एक अलग ही तरीके की एकदम खुशबू रहती है, ऑर्डर रहती है, तो वो भी आपको फील होगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, ठीक है। In this reaction you can observe that a single reactant breaks down to give a simpler product। यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट्स आपको ज्यादा मिल रही है। दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन, क्योंकि रिएक्टेंट टूट गई और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन गई। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। तो ये टूट गया क्रिस्टल, पहले ग्रीन कलर का था, अब ये ब्राउन कलर का बन गया, और जो वाटर थे वो वाटर भी रिमूव हो गए। जो पानी जब आप गर्म करोगे तो डेफिनेटली पानी उड़ जाएगा, तो वाटर के मॉलिक्यूल भी निकल गए। इट देन डीकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड कैसा है? तो वो सॉलिड है, वाइल सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसियस होते हैं। तो फिजिकल स्टेट भी यहाँ पे आपको बता दिए गए हैं। तो ये रिएक्शन आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत ही सिंपल है। डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे दूसरी रिएक्शन का एग्जांपल बताया है कि अब क्या लेना है? कैल्शियम कार्बोनेट लेना है, जिसको सिंपल इसका कॉमन नाम है लाइमस्टोन। अब जब इसको आप हीट करोगे तो ये कौन सी प्रोडक्ट्स फॉर्म करेगा? तो क्विक लाइम बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। तो जब आप इसको हीट कर रहे हो तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, और इसका जो इस्तेमाल है बहुत ज्यादा वेरियस मतलब इंडस्ट्रीज में ये जो केमिकल है वो इस्तेमाल होता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कोल्ड लाइम और क्विक लाइम, जो ऑलरेडी हम आगे पढ़ चुके हैं कि भाई इसे क्विक लाइम भी कहते हैं। इट इज मेनी यूजेस, वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, इट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। हाँ, आपने ब्रेक डाउन किया, पर कैसे किया? हीट देके किया, इलेक्ट्रिसिटी देके किया, या सनलाइट देके किया? तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है मैंने इसको गर्म किया, मैंने इसको हीट किया। तो अगर हीट के थ्रू आपने ये जो रिएक्टेंट है इसको ब्रेक डाउन किया, तो ऐसे वाले डीकम्पोजिशन को हम कहेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। अभी आगे हम देखेंगे कि हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से भी डीकम्पोजिशन कर सकते हैं, एज वेल एज सनलाइट की मदद से भी हम डीकम्पोजिशन कर सकते हैं। Another example of thermal decomposition reaction is given in activity 1.6। तो activity 1.6 भी देख लेते हैं साथ ही साथ में। टेक अबाउट 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर इन बॉइलिंग ट्यूब। तो ये जो ट्यूब है इसके अंदर आपको लीड नाइट्रेट लेना है 2 ग्राम। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। और इसको वैसे ही बर्नर के ऊपर रख के गर्म करना है और ऑब्जर्व करना है कि भाई आपको क्या देखने को मिल रहा है। यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स and these fumes are of nitrogen dioxide and the reaction that takes place is। तो यहाँ पे पूरी रिएक्शन आपको लिख के बताई गई है कि जब आप लीड नाइट्रेट लोगे टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसे हीट करोगे तो वो डीकम्पोज हो जाएगा और लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक रिएक्टेंट से आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल गई। Now let us perform some more decomposition reactions as given in activity 1.7 and 1.8।
तो अब यहाँ पे ये याद रखना कि ऊपर की जो दो रिएक्शन हमने देखी वो हीट की मदद से हो रही थी, ठीक है, हमने उसको गर्म किया, इस वजह से हम उसे क्या कहेंगे कि भाई ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। आगे जो रिएक्शन देखेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट की हेल्प से करेंगे। एक्टिविटी 1.7 पढ़ेंगे। टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 holes at its base and fit rubber stoppers in these holes. Insert carbon electrodes in these rubber stoppers as shown in the figure 1.6. तो इस तरीके का कुछ एक अरेंजमेंट करना है, प्लास्टिक मग लेना है, नीचे से 2 होल करने हैं और फिर ऐसे इलेक्ट्रोड अरेंज करने हैं। कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, और 6 वोल्ट की बैटरी लेनी है, उसे जो दोनों इलेक्ट्रोड है उसे कनेक्ट कर देने हैं। फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स, पानी इस तरीके से भरना है कि अच्छे से इमर्स रहे, मतलब जो इलेक्ट्रोड है वो डूबे रहे। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर, और इसके अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब filled with water and invert them over the 2 carbon electrode, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसको उल्टा इस तरीके से इलेक्ट्रोड पे रख देनी है। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus undisturbed for some time, बैटरी ऑन करनी है, स्विच ऑन कर देनी है और फिर कुछ देर तक बिल्कुल भी उसे कुछ नहीं करना, मींस अनडिस्टर्ब तरीके से उसे रख देना, मतलब हिलाना नहीं, कुछ करना नहीं है उसमें। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स, तो दोनों तरफ आपको क्या देखने को मिलेंगे, बबल फॉर्म हुए देखने को मिलेंगे। दिस बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, तो पूछ रहे हैं हमसे, क्वेश्चन कर रहे हैं कि गैस फॉर्म हो रहे हैं, चलो तो दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या जो अमाउंट है, क्या वॉल्यूम है जो गैस का, वो सेम होगा। सो गैस कलेक्टेड एट द कैथोड इज ट्वाइस दैट ऑफ द गैस कलेक्टेड एट एनोड, तो एनोड पे जितना मिलेगा उससे डबल होगा, कहाँ पे, कैथोड पे, ठीक है। गैस कलेक्टेड एट द कैथोड इज ट्वाइस दैट ऑफ द गैस कलेक्टेड एट द एनोड, कैथोड पे डबल होगा, एनोड पे उससे आधा होगा। Once the test tubes are filled with the respective gases, remove them carefully, उसके बाद उसे हटा देना है। Taste this gases one by one, bringing burning candle close to the mouth of the test tube, और फिर चेक करना है कि भाई कहाँ पे कौन सा गैस प्रोड्यूस हुआ। हमें पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है और ऑक्सीजन कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। तो हाइड्रोजन का तो पता है कि वो पोप साउंड क्रिएट करता है, ठीक है, तो H2 जहाँ पे होगा वहां पे पोप साउंड क्रिएट होगा। अब यहाँ पे देखिए कि क्यों भाई यहाँ पे डबल क्रिएट हो रहा है, H2 जो है वो क्यों ट्वाइस, मतलब क्यों डबल अमाउंट मिल रहा है। तो अगर हम ये रिएक्शन लिखेंगे 2H2 वाला, ठीक है, 2H2O और ऊपर फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड 2H2 प्लस O2, तो जब पानी डिकम्पोज होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो हाइड्रोजन के 2 मोल क्रिएट होते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन का 1। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें हाइड्रोजन डबल मिलेगा कैथोड पे और ऑक्सीजन उससे हाफ मिलेगा। उसके बाद अगला एक्टिविटी है, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश, तो ये चाइना डिश लिया, उसमें 2 ग्राम हमने सिल्वर क्लोराइड ऐड किया, दैट इज AgCl। प्लेस दिस चाइना डिश इन अ सनलाइट फॉर सम टाइम, और सनलाइट आए उस तरीके से इसे हमें रखना है। एंड ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम, उसके बाद इसका हमें कलर नोट करना है कि क्या चेंजेस देखने को मिले। यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, तो पहले इसका जो कलर था सिल्वर क्लोराइड का वो कैसा था, व्हाइट था। अब जब आप सनलाइट की प्रेजेंस में इसे रखोगे तो उसका कलर हो जाएगा ग्रे। सो दिस इज ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू द सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। तो जब वो सिल्वर क्लोराइड था तब उसका कलर व्हाइट था, पर जब वो सिल्वर बन गया, सिल्वर चांदी जो होती है वो ग्रे कलर की ही होती है, तो ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखिए ये डीकम्पोज हुआ कैसे, तो सबसे पहले हमने जो रिएक्शन देखी थी वो कैसे डीकम्पोज हुई थी, तो थर्मल डीकम्पोजिशन था, मतलब हमने हीट दिया तब वो डीकम्पोज हुआ। उसके बाद हमने पानी वाला एग्जांपल देखा कि भाई 2H2O विल फॉर्म 2H2 प्लस O2, तो वो कैसे डीकम्पोज हुआ, सो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे ये जो AgCl और AgBr का जो एग्जांपल दिया है, सेम AgBr का एग्जांपल भी सेम AgCl की तरह ही है, वो भी डीकम्पोज होगा और Ag और Br फॉर्म करेगा, तो ये भी सनलाइट की मदद से डीकम्पोज हो रहा है। और इसका जो यूज है वो फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर ज्यादा होता है, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। सो व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉजिंग दिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये एक तरीके की एंडोथर्मिक रिएक्शन है। देखिए जब हम वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला रिएक्शन पढ़ रहे थे तब हमने देखा कि वो वहां से हीट इवॉल्व हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, तो वो एक्सोथर्मिक थी। यहाँ पे हम बाहर से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो जब आप बाहर से एनर्जी दे रहे हो तो उसे हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन।
We have seen that the decomposition reaction require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants, है ना। यहाँ पे हमारा मेन पर्पस क्या है कि भाई रिएक्टेंट है, इसको ब्रेक डाउन करना है, पर ये कैसे ब्रेक डाउन होगा, जब आप इसको कोई भी फॉर्म में हीट प्रोवाइड करोगे, लाइट प्रोवाइड करोगे या थर्मल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, ठीक है। सो रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो उसे एक्सोथर्मिक कहेंगे, है ना। एब्जॉर्ब होगी तो उसे एंडोथर्मिक कहेंगे। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस लिखिए एंडोथर्मिक एज वेल एज एक्सोथर्मिक का, तो वहां पे आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो और ये केमिकल इक्वेशन भी एक एक बता के क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन जो है ना, ये एक्सरसाइज में है, आपकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन मैंने उठा के यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकंपोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी जितनी भी हमने पढ़ी उसमें से हम एक एक रिएक्शन लिख सकते हैं कि जहां पे हमने हीट अप्लाई किया, जहां पे हमने लाइट अप्लाई की और जहां पे हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्या लेना है, बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड ऐड करना है और उसे मिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ ग्लास रूल। और फिर आप टेस्ट ट्यूब को जब टच करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो टेस्ट ट्यूब है वो ठंडी हो गई है, ठीक है। सो व्हाट डू यू फील एंड इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन? तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ से कोई हीट इवॉल्व नहीं हो रही, ठीक है, आपको टेस्ट ट्यूब ठंडी लग रही है, इट मीन्स ये जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और यहाँ पे मैंने केमिकली भी ये रिएक्शन को रिप्रेजेंट की गई है, BaOH ट्वाइस प्लस 2NH4Cl प्लस हीट वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जब भाई हीट एब्जॉर्ब होगी वो रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपको, सो BaCl2 प्लस 2NH3 प्लस 2H2O। आगे फिर से इंडेक्स के क्वेश्चन है कुछ, वो भी देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या इस्तेमाल होता है, तो क्विक लाइम, जिसका केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CaO, ठीक है। सो ये तीनों के तीन चीज एक ही है, जो भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हो। देन उसका और सब क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X। अब हमें X पता चल गया कि भाई कौन सा है, तो CaO किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वो पानी के साथ, तो क्या बनाएगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जिसे हम स्लैक लाइन भी कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in the other, name this gas। तो ये जो अभी हमने पानी का इलेक्ट्रिसिटी लगा के उसको ब्रेक डाउन किया, उसी की बात कर रही है। तो क्या हो रहा था वहां पे, 2H2O will give you 2H2 plus O2। अभी बोलते कि भाई डबल क्यों मिल रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि हमें 2 मोल मिल रहे हैं पानी के, ठीक है। जब हम 2 मोल वाटर के लेते हैं तो 2 मोल हमें हाइड्रोजन गैस के मिल रहे हैं और 1 ही मोल मिल रहा है हमें यहाँ पे O2 का, ठीक है। हाइड्रोजन कहाँ पे कलेक्ट होगा, तो ये कैथोड पे मिलेगा और ऑक्सीजन गैस जो है वो हमें एनोड पे मिलेगा। हाइड्रोजन का जो अमाउंट है, गैस का अमाउंट है, ये डबल होगा और इसका उससे हाफ होगा। अब आगे एक दूसरा वाला रिएक्शन है, अभी तक हमने 2 तरीके के पढ़े, एक हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन, दूसरा हमने पढ़ा डीकंपोजिशन। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्टिविटी देखते हैं पहले 1.9। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ, इधर ही हमने क्या किया हुआ है, 2 टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। इसके अंदर रखा है हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इसमें भी हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ही रखा था। और इसमें मैंने क्या किया, जो आयरन नेल है, जो आयरन की खीली है, इसे डिप की। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे तो क्या होगा, ये जो हमें पता है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है, थोड़ी देर के बाद जब आप नोट करोगे तो ये जो टेस्ट ट्यूब का कलर है ये थोड़ा ग्रीनिश टाइप हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसको आप एक अच्छी आयरन से, इसको आयरन को आप निकाल के और एक फ्रेश आयरन नेल के साथ कंपेयर करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगी। आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये जो रेड कलर की खीली है ये मैंने यहाँ से निकाल के इसके साथ कंपेयर की, मतलब एक फ्रेश आयरन नेल के साथ कंपेयर की, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो अब यहाँ पे इतना तो समझ आ गया कि कोई रिएक्शन हुई है। तो ये रिएक्शन क्या हुई है वो हम देख लेते हैं कि जब आयरन की नेल को, यहाँ पे Fe मीन्स आयरन की नेल, आयरन को मैंने जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो आयरन किसके साथ रिएक्ट कर गया, SO4 के साथ, मतलब उसने Cu को डिस्प्लेस कर दिया। इसका ये मतलब है कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तभी तो उसने Cu को निकाल दिया ना सॉल्यूशन के अंदर से। तो आयरन ने किसके साथ रिएक्ट कर दिया, SO4 के साथ, और वो बन गया आयरन सल्फेट और कॉपर यहाँ पे अलग हो गया, ठीक है।
तो यहाँ से यही हमें पता चला कि अगर आप आयरन और कॉपर ले रहे हो और आपको नहीं पता कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये समझ में आ गया आपको कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इस वजह से उसने सोल्यूशन के अंदर से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद SO4 के साथ बाइंड हो गया. So in this reaction, iron has displaced or removed another element, copper, from copper sulfate solution. This reaction is known as displacement. मतलब अपनी जगह से उसे निकाल दिया, displace कर दिया. तो इसे हम कहेंगे displacement reaction. यहाँ पे दूसरे भी एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं. जिंक लेना है आपको, उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालना है. तो जिंक ने भी वही किया जो आयरन ने किया. तो जिंक क्या होगा, SO4 के साथ कंबाइन हो जाएगा, जिंक सल्फेट बना देगा, कॉपर अलग निकल गया. तो अगर यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया, देखो कि जिंक और कॉपर में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है. PbCuCl2, तो Pb भी ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इस वजह से वो भी देखिए क्लोरीन के साथ बाइंड हो जाएगा और कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस हो गया. जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड. क्यों वो डिस्प्लेस क्यों कर पाए, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव थे. ये रिएक्टिविटी का एक पूरा सीरीज है, वो रिएक्टिविटी सीरीज आप लर्न कर लेना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो एलिमेंट है वो किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हमने देखे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जहां पे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को रिएक्शन से डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह ऑक्यूपाई कर लेगा. तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, ऊपर जो हम देख रहे थे सिंगल सिंगल डिस्प्लेस हो रहा था. अब हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने से पहले एक्टिविटी देख लेते हैं. टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब. एक टेस्ट ट्यूब लिया मैंने और उसके अंदर मैंने सोडियम सल्फेट Na2SO4 का सॉल्यूशन लिया. इन अदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन. एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर BaCl2 का सॉल्यूशन लेना है. उसके बाद दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देना है और फिर ऑब्जर्व करना है कि जब आप मिक्स करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा. सो जब हम Na2SO4 और BaCl2 को मिक्स कर देंगे तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा. तो यहाँ पे देखिए जो Ba था वो SO4 के साथ कंबाइन होकर BaSO4 बना देगा. Na और Cl NaCl बना दिया. अब यहाँ पे 2 Na थे, यहाँ पे 2 Cl2 थे, तो आगे कॉमन 2 लिख देंगे. इट मींस वही होगा कि Na भी 2 है और Cl भी 2 है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बेरियम सल्फेट है ना ये इनसॉल्युबल होता है. ठीक है, और इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर. दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट. और जब कोई रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं तो उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं. प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, मतलब कि अगर दूध फट जाता है तो वो किस तरीके से बन जाता है ना, उसे प्रेसिपिटेट्स कहते हैं. तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे बेरियम सल्फेट के, जो पानी में सॉल्युबल, मतलब ये जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे, ये इनसॉल्युबल रहेंगे. और इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं. डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों करें, क्योंकि दोनों ने अपनी प्लेस चेंज कर ली. पहले NaSO4 के साथ था, अब NaCl के साथ चले गए और BaSO4 के साथ, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है. Now what causes this? The white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO4-2 and Ba+2. ये तो हमें पता है कि भाई Ba और SO4 मिलता है तो BaSO4 बनता है और उसके white precipitates होते हैं. The other product formed is sodium chloride which remain in the solution. तो ये तो solution में soluble हो जाता है sodium chloride. Such a reaction in which there is an exchange of ions between the reactants. तो दोनों ही exchange हो गए, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ऊपर सिंगल ही हो रहा था, ठीक है, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे थे. नाउ रिकॉल एक्टिविटी 1.2 where you have mixed the solution of lead nitrate and potassium iodide. In the starting of the chapter हमने देखा कि भाई लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करता है तो लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है. तो अब यहाँ पे से उसके क्वेश्चंस आपको पूछ रहे हैं कि व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म. तो कौन से प्रेसिपिटेट थे, कैन यू नेम द कंपाउंड ऑफ द प्रेसिपिटेट. तो वो जो प्रेसिपिटेट बन रहे थे वो लीड आयोडाइड के थे और वो येलो कलर के थे. ठीक है, बैलेंस इक्वेशन पूछी वो भी मैंने बता दी है आपको. और क्या वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल थी, तो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, Pb जो है वो I के साथ कंबाइन हो रहा है और K जो है वो NO3 के साथ कंबाइन हो रहा है. तो ये जो एग्जांपल है ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जांपल है. उसके बाद है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. 1.2.5 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. एक्टिविटी देख लेते हैं. एक्टिविटी 1.11 हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर. तो एक चाइना डिश लेनी है, उसमें 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेना है, उसको गर्म करना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या आपको रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं.
अब जो कॉपर का पाउडर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है तो वो कलर चेंज कर देता है, उसका कलर चेंज हो जाता है और वो रेडिश ब्राउन से कन्वर्ट होके ब्लैक कलर में तब्दील हो जाता है। ठीक है, सो ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ वो तो हमें समझ में आ गया। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर। और अब पहले तो वो कॉपर था, जब उसका रेडिश ब्राउन कलर था तब वो कॉपर था, पर अब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, मींस वो ऑक्सीडाइज हो गया और वो कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो उस वजह से उसका कलर भी ब्लैक हो गया, क्योंकि अब वो कॉपर नहीं रहा, अब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कॉपर ऑक्साइड बन गया और कॉपर ऑक्साइड का जो कलर है वो ब्लैक होता है। तो जब कोई रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होगा तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब कोई रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन ऐड होगा तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। जब ये दोनों रिएक्शन साथ में होगी तो उसे हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल, अब फिर से रिवर्स रिएक्शन करनी है। ये जो कॉपर ऑक्साइड मिला ना हमें, इसके ऊपर से हमें क्या पास करना है, हाइड्रोजन गैस। तो फिर से आपको क्या मिलेगा भाई, कॉपर और H2O मिल जाएगा। तो वापस उसका जैसा कलर था रेडिश ब्राउन वैसा हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी। इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, यहाँ पे देखिए कॉपर और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, इस वजह से कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो गया। इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर वो ऑक्सीजन लूज कर रहा है, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्सीजन को लूज कर दिया, निकल गया ऑक्सीजन, तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया। ड्यूरिंग द रिएक्शन 1.29 द कॉपर 2 ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस्ड। दिख रहा है हमें यहाँ पे कि पहले कॉपर ऑक्साइड था, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, कॉपर बन गया, तो क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो रोमन लेटर में 2 लिखा है, इट मींस ये कॉपर की वैलेंसी। हमें पता है कि कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होता है, उस तरीके से ये कंपाउंड फॉर्म हुआ, इस वजह से यहाँ पे 2 लिखा है, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी बता रहा है हमें। The hydrogen is gaining oxygen and being oxidized. In other words, one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction. तो जब भी कोई redox reaction होगा उसमें एक reactant oxidize होगा और दूसरा वाला reduce होगा। ठीक है, और ऐसी जो oxidation reduction reaction होती है उसे हम simple form में redox reaction कहते हैं। ये एक एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा आपको बताया गया है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 will give you copper plus H2O। तो यहाँ पे देखिए पहले कॉपर ऑक्साइड था, अब यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और कॉपर फॉर्म हो गया क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो गया। यहाँ पे H2 है, अब ये बन रहा है H2O। पहले H2 के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, अब उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये पूरी जो रिएक्शन है उसे हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। और एक दूसरी लैंग्वेज में अगर आप ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहे तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जब भी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स भी बताए गए हैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन के, आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो देखते ही हमें पता चल जाएगा कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन विल गिव यू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए पहले जिंक ऑक्साइड था, अब वो जिंक बन गया, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रहा है। पहले कार्बन था और अब कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि इसमें दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। नीचे वाला एग्जांपल आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वजह से मैंने बोला कि आपको ये समझना जरूरी है कि भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब समझना जरूरी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन और जब गेनिंग होगा तो वो रिडक्शन होगा। So MnO2 plus 4HCl will give you MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. So in reaction ये वाला तो समझ में आ गया कि भी कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड रिड्यूस होके जिंक बनाया। इन रिएक्शन 1.32 HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। तो जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप बोलोगे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कैसे हो रहा है ये, HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक सिंपल चीज याद रखिए कि जब हाइड्रोजन भी रिमूव होगा ना उसका भी यही मतलब हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन रिमूव होना मतलब भी ऑक्सीडेशन होना। तो पहले HCl के अंदर H था, अब जब वो Cl2 बना ना तो हाइड्रोजन तो रिमूव हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए समझ में आ गया, राइट। Whereas MnO2 is reduced to MnCl2. MnO2
किसमें जा रहा है, MnCl2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है। तो पहले इसके पास ऑक्सीजन थे, अब इसके पास से ऑक्सीजन रिमूव हो गए, क्योंकि पहले ये MnO2 था, अब ये MnCl2 बन गया, मतलब ऑक्सीजन रिमूव होना इट मीन्स रिड्यूस होना, ठीक है। तो यहाँ पे HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है और Cl2 बन रहा है, और MnO2 रिड्यूस होके MnCl2 बन रहा है। From the above example, we can say that if a substance gains oxygen or lose hydrogen during a reaction, it is oxidized. If a substance lose oxygen or gains hydrogen during a reaction, it is reduced. फिर से मैं बता देती हूँ कि कोई भी रिएक्शन के अंदर if a substance gains oxygen, अगर सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या तो फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इट मीन्स वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। और अगर किसी रिएक्शन के अंदर इफ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन, अगर वो ऑक्सीजन लूज कर रहा है और हाइड्रोजन गेन हो रहा है, उसका भी क्या मतलब होगा कि वहां पे रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। नाउ रिकॉल एक्टिविटी 1.1, एकदम जो स्टार्टिंग की फर्स्ट एक्टिविटी थी उसे याद करिए। वेयर अ मैग्नीशियम रिबन burns with a dazzling flame in air and changes into white substance, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था, ठीक है। इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इन दिस रिएक्शन, तो आपको बताना है कि भाई मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है। तो ये मैग्नीशियम था, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इट मींस मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट। उसके बाद नया टॉपिक है, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, राइट। तो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप आसपास में अपनी एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व करते हो या नहीं। डेफिनेटली बहुत सारी जगह पे, इवन हमारे किचन में, हमारे आसपास, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग में, हर जगह ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो ही रही है, होती है। कोरोजन पढ़ते हैं, कोरोजन एंड रेंसिडिटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से हर बारी एग्जाम में कोई एक टॉपिक से क्वेश्चन जरूर से बनाए जाते हैं। You must have observed that iron articles are shiny when new, तो जब नए नए आप आयरन के आर्टिकल्स बाय करते हो, उसकी चीजें लाते हो, खरीदते हो, चाहे वो बारी दरवाजे हो, कुछ भी हो, लोखंड से बने हुए, वो बहुत शाइनी होते हैं। बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, पर अगर वो थोड़ा टाइम खुला रहेंगे, एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में रहेंगे, तो उसकी जो शाइन है वो कम हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, काट लग जाता है उसमें, ठीक है, और वो ब्राउन पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। Some other metals also get tarnished in this manner, तो इसके अलावा भी एल्यूमिनियम है और दूसरी कॉपर है, दूसरी बहुत सारी मेटल्स हैं जो इस तरीके से, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करती है और टार्निश हो जाती है। मतलब टार्निश का मतलब उसकी जो चमक होती है ना वो घट जाती है। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर, तो अपने घर में सिल्वर के आपके ऑर्नामेंट्स होंगे, कॉपर के यूटेंसिल्स होंगे, तो उनको आप देखना कि जब आप नए बाय करते हो वो यूटेंसिल्स, तब वो कैसे होते हैं, और आफ्टर सम टाइम, यू नो, आफ्टर सम मंथ्स उनका जो कलर है वो कितना चेंज होता है। When a metal is attacked by substances around it such as moisture, acids, etc., it is said to be corrode and this process is called corrosion. तो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे दूसरे भी सब्सटेंसेस हैं जिसके साथ ये मेटल रिएक्ट करती है, चाहे वो पानी हो, मॉइस्चर हो, एसिड हो, और वो कोरोड हो जाती है। ये जो प्रोसेस है पूरी, उसे हम कहते हैं कोरोजन। The black coating on silver and the green coating on copper are the example of corrosion. तो जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं उसके ऊपर आपने ब्लैक, थोड़े टाइम के बाद वो ब्लैक ही हो जाते हैं, उनकी जो शाइनिंग है वो बहुत कम हो जाती है। और कॉपर के जो यूटेंसिल्स हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, ऐसे धब्बे धब्बे से पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये कोरोजन की है, और जो बेस्ट एग्जाम्पल है, आपने कहीं ना कहीं आपके घर में ये चीजें देखी होगी। Corrosion causes damage to car body, bridges, iron railing, ships and to all objects made of metal, especially those of iron. तो ज्यादातर चीजें हमारे सराउंडिंग में, हमारे एटमॉस्फेयर में आयरन की बनी हुई रहती है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली थोड़ी सस्ती होती है अगर हम दूसरी मेटल से बनी हुई चीजें खरीदेंगे तो। और ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा डैमेज होता है, क्योंकि रस्टिंग बहुत ज्यादा होता है, हम प्रॉपर उसको पेंट नहीं करते, इनेमल नहीं लगाते, तो बहुत ज्यादा काट लग जाता है और करोड़ रुपीस का एवरी ईयर इसके पीछे नुकसान भी होता है। क्रोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, डेफिनेटली, क्योंकि ज्यादातर चीजें आयरन की बनी हुई हम इस्तेमाल करते हैं। एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट, इनॉर्मस मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन, तो जो डैमेज हो जाता है, जिसमें काट लग जाता है, जिसमें रस्ट लग जाता है, उसको रिप्लेस करने में बहुत ज्यादा मनी हमारा खर्च होता है। एंड यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 में पूरी प्रोसेस बताई गई है कि भाई कोरोजन कैसे होता है, काट कैसे लगता है, कैसे वो एटमॉस्फेयर में से जो मॉइस्चर है और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और चीजें खराब होती है, पूरी रिएक्शन डिटेल में चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है, जो हम चैप्टर नंबर 3 में जब हम पढ़ेंगे तब हम कोरोजन भी डिटेल में पढ़ लेंगे। उसके बाद चैप्टर का आखिरी लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी।
हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? तो बहुत ज्यादा टाइम मतलब हम रख नहीं पाते ना, खाना भी अगर आप बनाते हो तो थोड़े टाइम के बाद उसको आपको फ्रीज में रखना पड़ता है, क्योंकि बाहर आप खुला रखोगे तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा और खाना सड़ जाता है, और फिर आप उसको स्मेल करोगे तो आपको गंदी सी स्मेल नजर आए, वो फील होगी और समझ में आ जाएगा कि भाई जो आपका खाना है वो फूड जो है वो खराब हो चुका है। When fats and oils are oxidized मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गई, they become rancid and the smell and taste change, और उसका जो भी स्वाद है वो बदल जाएगा। Usually substances which prevent oxidation are added to foods containing fats and oil। तो जो फैट्स और ऑयल से बने हुए फूड रहते हैं उसके अंदर हम एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि वो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को रोकता है, उसे हम क्या कहेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। यहाँ पे एक एग्जांपल भी बताया गया है आपको, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। तो अगर आपको घर में कोई चीज रखनी है तो एकदम फिट बंद करके रखिए उसे, ताकि एयर अंदर ना जा पाए, ऑक्सीजन अंदर ना जा पाए, तो जो रिएक्शन है वो स्लो हो और आपका खाना लॉन्ग टाइम तक ठीक रहे। पर ज्यादा टाइम तक आप नहीं रख पाओगे, उसकी भी एक लिमिट होगी, ठीक है। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो जब आप वेफर्स खाते हो और उसके अंदर जो हवा भरी हुई रहती है वो ऑक्सीजन की नहीं होती, अगर ऑक्सीजन की हवा भरते तो वो 1-2 दिन में तो वेफर आपकी खराबी हो जाती, क्योंकि ऑक्सीजन फूड के साथ रिएक्ट करेगा और फूड आपका रैंसिड हो जाएगा। तो हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, वो एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है और वो प्रिवेंट करता है कि ऑक्सीजन के साथ आपकी चिप्स की रिएक्शन ना हो और लॉन्ग टाइम तक आपका जो फूड है, जो भी आप फूड बाय करते हो जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहते हैं, वो लंबे समय तक अच्छे रहें, एडिबल रहें, आप खा सको वैसे रहें, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped into it? तो क्या हो रहा था वहां पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही थी। कॉपर सल्फेट का कलर था ब्लू, और जब वो आयरन सल्फेट बन जाता है तो उसका कलर हो जाता है ग्रीनिश कलर। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, आयरन सल्फर के साथ कंबाइन हो गया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इस वजह से कलर भी चेंज हो गया। अगला क्वेश्चन है, गिवन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन द एक्टिविटी 1.10। तो भाई एक अलग सी हमें रिएक्शन बतानी है जो आपकी बुक में ना दी गई हो, या तो जो एक्टिविटी में नहीं दी गई है उसके अलावा। तो यहाँ पे एक रिएक्शन मैंने बताई है, NaOH प्लस HCl, NaCl के साथ कंबाइन करेगा, हाइड्रोजन जो है वो OH के साथ कंबाइन करके पानी बना देगा। तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन बताई गई है आपको, कंप्लीट रिएक्शन दी गई है, आपको बताना है कि भाई कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। पहली रिएक्शन है 4Na प्लस O2 विल गिव यू 2Na2O। तो यहाँ पे देखिए Na था, Na के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और O2 रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, इसमें ऑक्सीजन था पर अब यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया, पहले ये कॉपर ऑक्साइड था, अब ये कॉपर बन गया, तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, और H2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि ये H2 था, अब H2 के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया, मींस H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है।